देख रहे हैं विजय तिलक और देखिए उस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब बज चुके हैं 10, यानी कि मतदान को अब 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7 बजे मतदान शुरू हुआ, 10 बज चुके हैं, 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और सुबह से ही लगातार जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पर लोगों की कतार नजर आ रही है। 11 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कुल 58 सीटें हैं। पहले फेज में वोटिंग हो रही है। एबीपी गंगा पर मतदान की महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। 58 सीटों पर हमारे 58 रिपोर्टर तैनात हैं जो आपको पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। मेरठ जिले में सुबह 9 बजे तक 8.30% वोटिंग हो चुकी है। मेरठ के सिवाल खास में 8% वोटिंग हुई है। मेरठ के सरधना में 9% वोटिंग हुई है। मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर 10% वोटिंग हुई है और मेरठ के किठौर में 6% वोटिंग हुई है। कैंट विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो 9% और मेरठ शहर विधानसभा सीट की बात कर लें तो 8% और मेरठ दक्षिण में 9.10% वोटिंग हुई है। देखिए लगातार हम वोटिंग परसेंटेज भी आपको बता रहे हैं। एक एक तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं इस मतदान से जुड़ी हुई। सीधा आपको डेटा सेंटर लिए चलते हैं। दीपा वहां पर मौजूद है। दीपा बताइए वोटिंग परसेंटेज। बिल्कुल प्राची, वोटिंग की प्रक्रिया को 3 घंटे का वक्त हो गया है। मेरठ में क्या स्थिति है जल्दी से वो जान लेते हैं। मेरठ में अभी तक देखिए 9 बजे तक का जो डेटा है वो सामने आ गया है। मेरठ कैंट में कितना फीसद वोटिंग हुआ वो भी आप जान लीजिए, वो पूरा आंकड़ा आपको बताते हैं विस्तार से। 6% वोटिंग मेरठ कैंट में हुई है 9 बजे तक, ये जानकारी है। और अभी क्योंकि 10 बज चुके हैं, 3 घंटे का वक्त हो गया है, धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है उसमें इजाफा होगा। सिवाल खास में 8.3% वोटिंग हुई है, ये जानकारी यहाँ से मिल रही है। सुबह 9 बजे तक का ये पूरा डेटा आपके सामने है। मेरठ में अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें आई वो भी हमने आपके सामने रखी और साथ ही सरधना में भी जान लीजिए सुबह 9 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। 9 बजे तक 9% वोटिंग हुई है मेरठ के सरधना में। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं हस्तिनापुर में, देख लीजिए यहाँ पर 10% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक का ये पूरा डेटा आपके सामने है। और इसके अलावा मेरठ के किठौर में भी जानकारी वहां से मिल रही है कि 6% वोटिंग यहां पर हुई है। सुबह 9 बजे तक का ये डेटा आपके सामने है। और इसके अलावा आगे बढ़िए, किठौर के बाद मेरठ कैंट की बात कर लीजिए, यहाँ पर 9 बजे तक 9% वोटिंग हुई है। अच्छी वोटिंग इसे आप कह सकते हैं। मेरठ में 8% वोटिंग हुई है, ये 9 बजे तक का डेटा है। और मेरठ दक्षिण की अगर आप बात करते हैं तो 9.10% वोटिंग यहाँ पर हुई है। ये पूरा जो आंकड़ा हमने आपको समझाया वो अभी 9 बजे तक का डेटा है, हालांकि 10 बज चुके हैं। धीरे धीरे जो जानकारी है वो भी सामने निकल करके आएगी कुछ देर के बाद। 10 बजे तक कितना फीसद वोटिंग हो पाया है मेरठ ओवरऑल, वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं सनुज के पास, वो मेरठ से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। सनुज, अभी क्या जानकारी है वहां से, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितनी हलचल है, कितनी लाइनें, कितनी लंबी लाइन वहां पर लगी हुई है, वो भी जरा दिखाएं और बताइए भी विस्तार से। देखिए, इस वक्त खड़ा हूं मैं उस हस्तिनापुर में जिसका नाता महाभारत काल से है। और हस्तिनापुर विधानसभा सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि कहा जाता है कि जो यहां से विधायक बनता है जिस भी पार्टी का, लखनऊ में उसकी सरकार बनती है। यहां मतदाताओं का उत्साह बाकी देखने वाला है। आप देखिए, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई नजर आएंगी। शहर के मुकाबले यदि हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां मतदाता ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए जो मतदाता हैं वो कतारों में लगे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहां की आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें वाकई ये बताने के लिए काफी है कि जो मतदाता हैं वो बेहद उत्साहित हैं और इस दिन का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जब 10 तारीख आएगी तो 10 तारीख में वोट डालने के लिए वो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर नजर आ जाएंगे। तस्वीरें देखिए, जहां तक भी कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आपको मतदाताओं की जो कतारें हैं वो यहां पर नजर आई है। जो मतदाता हैं कतारों में लगे हुए हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो यहाँ वोट करने आए हैं। बड़ी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट करने आए हैं? मोदी सरकार। आप बताइए। अच्छे मुद्दे हैं जी, योगी और मोदी की सरकार चाहते हैं यहाँ से। अच्छा, आप बताइए आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पर कि इस चीज को लेकर हम अपने प्रत्याशी को वोट देंगे, क्या खासियत देख रहे हैं? सर, सरकार चेंज होनी चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए, बस यही हमारे मुद्दे हैं। अच्छा, आप बताइए आपके क्या हैं, आपके क्या मुद्दे? आप बताइए। अच्छा, महिलाओं से, हाँ जी आप आइए, बिल्कुल अच्छा लगा आप हमसे बात करने खुद आ रही हैं। जी बताइए आप क्या मुद्दे ये हैं कि जितने गड्ढे हो रहे, कौन सा मुफ्त कराया इन्होंने,
जितने दिन से 5 साल से यहाँ पे योजना बनी है इसकी अतुल प्रधान इनकी, बताओ आप ये बता दो कि किसके घर पे आके इसने किसी औरत को या किसी मर्द को सम्मानित करा हो, बताइए आप। यहाँ सरकार जो बनेगी हस्तिनापुर विधानसभा में ये बनेगी क्या नाम जी इसकी अखिलेश की सरकार को हम चाहते हैं, क्योंकि महिला बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा जो है इसमें ही है। देखिए आपके माध्यम से वोटर्स का मिजाज हम समझ रहे हैं, वोटर्स किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। लौटेंगे आपके पास तनुज और फिर से देखेंगे क्या कुछ मेरठ के हाल है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर हापुड़ से मिल रही है, जहां सुबह 9 बजे तक का मतदान फीसद हमारे पास है और जो 9 बजे तक का मतदान फीसद है वो है 8.2%, यानी इतना मतदान अभी तक हापुड़ जिले में हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हापुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ सदर। और अगर हापुड़ जिले की हम बात कर लें तो 8.20% यहां पर मतदान अभी तक हो चुका है। 2017 में 2 सीटें बीजेपी ने कब्जाई थी, जबकि 1 सीट पर बसपा का हाथी दौड़ता हुआ नजर आया था। इस बार कोशिश ये है, टफ फाइट यहां पर लगातार हो रही है। अब तीनों सीटों का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये सीधा जानेंगे मेरे सहयोगी दीपा से। दीपा। बिल्कुल प्राची, हापुड़ में 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है वो जल्दी से जान लेते हैं। सुबह 9 बजे तक का ये पूरा डेटा है, 10 बज चुके हैं, धीरे धीरे सामने आएंगे आंकड़े, लेकिन 9 बजे तक जानिए 9% वोटिंग हापुड़ के अलग अलग हिस्सों में अभी तक हुई है। 9 बजे तक का ये डेटा है। हापुड़ के धौलाना में 7.9% वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक का ये डेटा आपके सामने ये रहा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 7.7% वोटिंग हुई है। ये सुबह 9 बजे तक का डेटा है, आपके स्क्रीन पर ये रहा। हापुड़ विधानसभा सीट पर 9 बजे तक का डेटा है, 9% मतदान हुआ है। तो अब धीरे धीरे जो प्रक्रिया है मतदान की वो लगातार आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चढ़ेगा वैसे वैसे जो मतदान प्रतिशत है उसमें इजाफा होगा और भी तमाम तस्वीरें सामने आएंगी, वो आपके सामने रखेंगे। बहरहाल 3 सीटें और तीनों में जो पूरा डेटा रहा वो हमने आपको बता दिया। अब चलिए इसी पर बलराम पांडे जुड़ चुके, सीधे बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, ये देखिए 9% वोटिंग अभी तक कुल है। 9 बजे तक का वहां पर जो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अभी आपके आसपास कैसी तस्वीर है, तस्वीरें भी दिखाइए। जो वोटर्स वहां पर पहुंचे उनसे भी जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ की तीनों विधानसभाओं में लगातार जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम हापुड़ नगर विधानसभा के 255 बूथ नंबर पर पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी मतदाताओं की, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या फिर अन्य समाज के लोग हों। सभी समाज के लोग भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हम इन लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हापुड़ में हावी हैं और इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप लोग मतदान कर रहे हैं। बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं माता जी जिनको ध्यान में रख के आप मतदान कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए बलराम लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम तस्वीरों के लिए आपके पास आते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शामली से बड़ी खबर है। शामली जिले में भी मतदान फीसद सामने आ चुका है। 3 विधानसभा सीट वाला ये भी जिला है। 9 बजे तक 7.7% मतदान शामली में हो चुका है। शामली जो कि लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चाओं में रहता है। अब ओवरऑल परसेंटेज यानी एक एक विधानसभा का परसेंटेज क्या है शामली में, बताएंगी मेरी सहयोगी दीपा। बिल्कुल प्राची, शामली जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या यहां पर रहा है वो जानकारी जल्दी से दे दे दर्शकों को। देखिए कैराना की बात कर लीजिए, 9 बजे तक का ये डेटा है। 9 बजे तक 7.2% वोटिंग यहां पर हुई है। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, शामली विधानसभा सीट पर 9 बजे तक का डेटा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वो देखिए 9.65% वोटिंग शामली विधानसभा सीट पर हुई है। अब थाना भवन की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त 6.25% वोटिंग यहां पर हो पाई है। सुबह 9 बजे तक का ये पूरा डेटा है। 3 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं, तीनों की तीनों अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं। शामली विधानसभा सीट ये आपके सामने है, जहां पर 9.65 मतदान हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर लगातार हम आपको डिटेल्स तो दे रहे हैं कितनी प्रतिशत वोटिंग यहाँ पर हो पाई है, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर भी है किसके बीच में वो भी समझा देते हैं आपको। नाहिद हसन है एसपी की तरफ से और साथ ही बीजेपी की तरफ से मृगंका सिंह मैदान में है। दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। इस जिले में सबसे कड़ा मुकाबला इसे माना जा रहा है, जिसको लेकर पूरे सूबे की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मौजूदा विधायक और सपा के नाहिद हसन है, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही दूसरी तरफ है मृगंका सिंह। अब नाहिद हसन की बहन इकरा हसन हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेश पांडे के साथ में इस वक्त मौजूद है। सीधे आपको लिए चलते हैं, वो क्या कुछ कह रही है। हेलो, इकरा हसन वोट डालकर निकली हैं, हमारे साथ हैं। इकरा, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान पॉजिटिव है, सही रहेगा। काफ़ी अच्छा वोटर टर्नआउट अभी शुरू में पता चल रहा है, तो वो ही सबसे पॉजिटिव बात है। जो कानून व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो कैसा चल रहा है? कानून व्यवस्था के लिए कंप्लेंट्स आ रही हैं कुछ, पर अभी तो मैनेज है, अंडर कंट्रोल है। बस यही हमारी वो है कि फ्री एंड फेयर होने दे इलेक्शन को, कोई दिक्कत ना आए स्टेट मशीनरी की तरफ से। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे सभी जनता के बीच है। अब जनता के हाथों में बात पहुंच गई है, हमारा काम खत्म हो गया है। आप लगातार गलियों गलियों में, सड़कों पर, गांव में प्रचार कर रही थी अपने भाई के लिए। इस मेहनत का क्या सिला मिलने वाला है? देखिए, ऊपर वाले के हाथ में है, और आज जनता के उसमें चली गई है बात। हमारी मेहनत खत्म हो गई है, हमने सभी मुद्दों से और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया। तो यही उम्मीद है कि लोग झूठ को नकारेंगे और सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए वोट देंगे। आप चूंकि लंदन से पढ़ी हैं और कानून की डिग्री आपके हाथ में है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से सबसे पहले आज के दिन का जो अहम बात है वो यही है कि सभी लोग वोट डालें, अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, जो वोटर टर्नआउट है उसे बढ़ाएं, परसेंटेज को बढ़ाएं और सही जगह वोट डालें, झूठ के खिलाफ वोट डालें, सच्चाई के लिए वोट डालें। इकरा, जो इस बार डेवलपमेंट के नाम पर वोट पड़ रहा है कि जाति और धर्म के नाम पर? देखिए, हमारा मुद्दा तो डेवलपमेंट है, काम है, विकास है, रोजगार है। भाजपा का मुद्दा वही है, हिंदू मुस्लिम करने का, पलायन जैसे खोखले मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। तो जनता के बीच दोनों ही बातें हैं और जनता, मुझे लगता है, सही चुनाव करेगी। इस बार कैराना में पलायन कितना बड़ा मुद्दा है वोटिंग के लिए? पलायन ना पहले मुद्दा था 2017 में, ना अब मुद्दा है। ये खोखला प्रोपेगेंडा है बीजेपी के आईटी सेल का। जनता के बीच और धरातल पे ये कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पलायन है उसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, तो आपको लगता है कि कैराना समेत जो पहले चरण का वोट पड़ रहा है उस पर पलायन का कोई असर पड़ेगा, इस मुद्दे का असर पड़ेगा? जी नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी वोटिंग भाईचारे के पक्ष में होगी। ये जो बीच में दरार फैलाने की जो इनकी कोशिश है उसको जनता नकारेगी और जनता गठबंधन के साथ रहेगी। अखिलेश यादव के किस मुद्दे से जनता प्रभावित होगी? देखिए, सबसे पहले तो अमन और भाईचारे की जो लोग बात करते हैं, जनता को वो अच्छा लगता है। भाजपा सिर्फ जनता में दरार पैदा करने की कोशिश करती है समाज में, तो उसके खिलाफ जनता वोट देगी। रोजगार के लिए जो हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे अखिलेश यादव जी, उसके लिए, और जो फसल के जो वाजिब दाम दिलाने का वादा उन्होंने किया है, तो जनता उन सब चीज़ों के लिए वोट देगी। और जो अपमान किसानों का इस सरकार ने किया है लगातार 1.5 साल से, तो उसके खिलाफ जनता वोट करेगी। यहाँ किसानों का मुद्दा हावी है कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत हावी है। ये गन्ना बेल्ट है, किसान यहाँ पर बड़ी मात्रा में हैं, तो वो लोग सभी परेशान रहे हैं सरकार की नीतियों से, और जो अपमान सरकार ने हमारे अन्नदाताओं का किया है, और वो लोग सब अपने अपमान का बदला लेंगे वोट से। नाहिद हसन जेल में है, तो उसका कितना असर पड़ रहा है मतदान पर और आपके वोटर्स? चुनौती ज़रूर बड़ी थी हमारे लिए, लेकिन हमने डटकर उसका सामना किया और मजबूती से लड़ाई लड़ी, जनता को अवगत कराया सच्चाई से, सभी बातों से। तो हमने अपना पक्ष जनता के बीच रखा है और जनता ने हमें सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, और अब मतदान भी मुझे पूरी उम्मीद है जनता करेगी हमारे पक्ष में। इकरा हसन इस्लामिया इंटर कॉलेज में मतदान करने के बाद एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं उन्हें, और वो लगातार अपने भाई का प्रचार करती रही हैं, और मतदान करने के बाद वो यहाँ से निकलकर अपने क्षेत्र में बूथ बूथ पर जाकर लोगों से अपील करेंगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से लोग मतदान करें। कैमरामैन हरिओम के
के साथ वीरेश पांडे, कैराना। बिल्कुल, देखिए लगातार एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और वीरेश पांडे इकरा हसन से बात कर रहे थे, जो कि नाहिद हसन की बहन है। कैराना विधानसभा सीट जो कि चर्चाओं में रहती है और इसी सीट के तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर भी आते हैं। बहरहाल बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बागपत की। यहाँ का भी वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। सुबह 9 बजे तक बागपत में 8.93% वोटिंग हुई है। बागपत भी छोटा सा जिला है, 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बागपत में किस तरीके से तीनों विधानसभा सीटों पर वोटिंग परसेंटेज रहा है, ये बताएंगी मेरी सहयोगी दीपा। बिल्कुल प्राची, सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है बागपत में, जल्दी से वो दर्शकों को बता दे। देखिए छोटा सा जिला है, प्राची ने आपको बताया सुबह 9 बजे तक 8.93% वोटिंग यहाँ पर हो पाई है। बागपत के चपरौली में 9.1% वोटिंग हुई है, ये भी जानकारी आपके सामने है। अब बागपत के बड़ौत की बात कर लेते हैं। बागपत के बड़ौत में भी 9.5% वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक का डेटा ही आपके सामने हमने रख दी है। इसके बाद बागपत विधानसभा सीट पर 8.2% वोटिंग हुई है। अब बागपत जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 बजे तक का पूरा डेटा क्या रहा है तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में, वो भी आपके सामने जानकारी हमने रख दी। देखिए कांटे की टक्कर किसके बीच में, वो भी आप समझिए। बीजेपी सहेंद्र सिंह रमाला यहाँ पर मैदान में वो टक्कर दे रहे हैं आरएलडी के अजय कुमार को। बागपत में चपरौली सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 2017 में रालोद से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा में शामिल। बागपत का पूरा समीकरण हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं लगातार शामली की और कैराना विधानसभा सीट की, दिलचस्प मुकाबला है। वहां से प्रत्याशी है बीजेपी की मृगांका सिंह, वो क्या कुछ कह रही हैं ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कड़ी टक्कर है मृगांका सिंह और मौजूदा विधायक नाहिद हसन में। डरे हुए थे, भय के वातावरण में जी रहे थे, पर पिछले 5 वर्षों में योगी जी के सुशासन में और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तब से पलायन हुआ है अपराधियों का और अपराध का कैराना से। और आप देख रहे हैं ना, इतनी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, लोग आतुर हैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास प्रकट करने के लिए और वोट देने के लिए। मैम, आप लोगों ने बहुत, आपकी पार्टी ने ये काफी मुद्दा जोरों से उठाया, 17 में भी उठाया, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिली। इस बार क्या लगता है कि इस बार जो है कुछ उम्मीद है, इस बार सफलता मिल पाएगी? 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी हमारे प्रदेश में। कैराना अवश्य सफल नहीं हो पाए थे किन्हीं समीकरणों के चलते, पर इस वक्त वो कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है और इस वक्त निश्चित रूप से बीजेपी विंस कैराना ऑन 10 मार्च। अच्छा मैम, इस बार आरएलडी और जो सपा एक साथ जो है दोनों गठबंधन किया है, तो क्या लगता है कि इस बार कहीं चुनौती ज्यादा तो नहीं है, किसान आंदोलन और इन सब चीजें? कोई जनता जानती है, सच्चाई पहचानती है और जनता कोई भूल नहीं करेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। मैम, वोटर जो है लाइन पे लगे, उनके लिए क्या कहेंगे आखिरी सवाल? इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और सुशासन जो आपने पिछले 5 वर्ष में देखा है उसको आगे बढ़ाएं। जी, ये थी मृगांका सिंह जो कह रही हैं कि इस बार जो है अपनी पार्टी को वोट देने की देखिए अपील कर मृगांका रही हैं सिंह लोगों को से आप और कह रही हैं सुन रहे थे। बहुमत से सरकार बनाई। सर, गाजियाबाद बहुत ही अलग तरह की जगह है, अर्बन रूरल का कॉम्बिनेशन है, क्या देखते हैं यहाँ पे? किसान आंदोलन हुआ पिछले दिनों, इसको लेकर कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर था उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गन्ना बेल्ट है, गन्ने का भुगतान योगी जी ने मायावती जी के टाइम का भी किया, अखिलेश जी के टाइम का भी किया, अपना भी किया, उसके अलावा और चीनी मिलें खुली, तो ये मुद्दा नहीं है। किसान भी देखता है कि उसको बिजली मिलती है या नहीं मिलती, उसकी किसान सम्मान निधि उसके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, और किस प्रकार उसकी देखभाल होती है। तो मानकर चलिए ये सब मुद्दे वो नहीं है जिससे चुनाव के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए और अपनी जीत का पूरी तरीके से विश्वास जताते हुए बताते हुए कि क्या उपलब्धियां रही हैं उनकी सरकार की। चूंकि बात गाजियाबाद की हो रही है, तो आइए आपको बता देते हैं कि गाजियाबाद का वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक कितना रहा है। गाजियाबाद की बात करें तो 7.37% मतदान रहा है। फिलहाल गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं इसकी और 5 विधानसभा सीटों की क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रही है, बताएंगी दीपा।
बिल्कुल प्राची, गाजियाबाद में सुबह 9 बजे तक 7.37% वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक का ही डेटा आपके सामने हम रख रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सुबह 9 बजे तक का ही डेटा आपके सामने है। 9 बजे तक 8.16% वोटिंग यहाँ पर हुई है। गाजियाबाद के लोनी की ये तस्वीर है। गाजियाबाद के मुरादनगर की बात कर लीजिए आगे बढ़ते हुए, 10.5% वोटिंग यहाँ पर हुई है। अच्छी खासी वोटिंग यहाँ पर हुई है 9 बजे तक। साहिबाबाद की बात कर लीजिए, यहाँ पर 5.1% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक का ही डेटा है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। गाजियाबाद विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, यहाँ पर 5.1% वोटिंग हुई है। और गाजियाबाद के मोदी नगर की बात जल्दी से कर लेते हैं। मोदी नगर में 8% वोटिंग हो पाई है। सुबह 9 बजे तक का ये डेटा आपके सामने हमने रख दिया है। अब इसी पर गाजियाबाद से अधिक जानकारियों के साथ शक्ति सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे शक्ति के पास आपको ले चलते हैं। शक्ति, अभी की ताजा तस्वीर वहां की क्या है, जरा बताएं, क्योंकि 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है। कितनी रौनक वहां पर आप देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग, तस्वीरों के जरिए बताइए। शक्ति, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, हम इस समय जिस बूथ पर मौजूद हैं वहाँ पर जनरल वीके सिंह वोट डालने पहुँचे हैं। जनरल वीके सिंह अंदर गए हैं और अंदर आने के बाद भी मीडिया को एक बार फिर ब्रीफ करेंगे जनरल वीके सिंह। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो ओवरऑल जो अगर 9 बजे तक की बात करें तो 8% यानी कि 8% मतदान गाजियाबाद में हुआ। पूरे ओवरऑल अगर पूरे गाजियाबाद की बात की जाए तो अगर गाजियाबाद में ये कहा जाए कि जो वोटर्स है, जो मतदाता है, वह घर से अपने बाहर निकल रहा है, काफ़ी अच्छी तादाद में निकल रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त था, सर्दी का समय था और शाम को 6 बजे तक ये पोलिंग होना है। तो कहीं ना कहीं जब शाम का समय होगा तो ये वोटिंग परसेंटेज एक अच्छा अनुमान है कि अच्छे उसमें जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज जो होगा वह अच्छे हो। जी ठीक है शक्ति, जनरल वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। गाजियाबाद से वो सांसद हैं, उनकी भी साथ वहां पर दाव पर लगी हुई है। वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद आकर के फिर मीडिया से वो रूबरू होंगे। अब देखिए, आप बारी है जिले की हॉट सीट पर कांटे की टक्कर आपको बता दें, और ये विधानसभा सीट है लोनी, जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ सपा और रालोद गठबंधन से मदन भैया मैदान में है। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये हॉट सीट है लोनी की। और साथ ही साथ देखिए, अब आपको ये समझाना भी जरूरी है कि आखिर इस सीट पर कांटे की टक्कर क्यों है, उसकी वजह क्या है, ये भी आपको हम समझाते हैं जल्दी से। अब देखिए, लगातार क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पर बीजेपी एक्टिव है और गाजियाबाद से सांसद खुद वीके सिंह है जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, इसलिए उनकी साथ भी यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। और यहाँ लोनी सीट पर टक्कर दे रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर को मदन भैया। अब किसकी जीत होगी, हालांकि एड़ी चोटी का जोर दोनों ही यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। पिछले लंबे वक्त से आपने देखा, वो बीजेपी की बात आप कर लीजिए या फिर आरएलडी सपा गठबंधन की बात कर लीजिए। सीधे आपको ले चलते प्राची के पास। प्राची, बिल्कुल, देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके से बता रही हैं कि कौन सी सीट किस लिए महत्वपूर्ण है और वहां पर कांटे की टक्कर क्यों देखने को मिल रही है। उसी बीच लगातार तमाम बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। एबीपी गंगा पर लगातार ये मेगा कवरेज जारी है और गौतम बुद्ध नगर से भी आप देखिए मतदान फीसद सामने आ गया है। सुबह 9 बजे तक की अगर बात कर लें तो 8.33% यहाँ पर मतदान अभी तक हो चुका है। यहाँ पर भी 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटों पर क्या है वोटिंग परसेंटेज, ये बताएंगी दीपा। बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं प्राची, और सुबह 9 बजे तक का जो डेटा है दर्शकों को जल्दी से बता दें। 8.33% वोटिंग यहाँ पर सुबह 9 बजे तक हुई है। नोएडा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। 7% वोटिंग यहाँ पर हुई है नोएडा की, ये बात है। आगे बढ़ जाते हैं गौतम बुद्ध नगर के दादरी की बात कर लेते हैं। दादरी में सुबह 9 बजे तक 8.5% वोटिंग हुई है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के जेवर की बात जल्दी से कर ले। 9 बजे तक का डेटा जेवर में कितना है वो भी आप जान लीजिए। 9.5% वोटिंग यहाँ पर हो पाई है सुबह 9 बजे तक। तो ये अच्छे आंकड़े निकल करके सामने आए हैं गौतम बुद्ध नगर से। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों की तीनों सीटों पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है। इसी पर सीधे आपको ले चलते हैं अंकित के पास। अंकित लगातार बने हुए हैं। अंकित, कैसी तस्वीर है? सुबह 9 बजे तक का जो डेटा है, वोटिंग प्रतिशत है, वो दर्शकों को हमने समझा दिया। अभी कैसी तस्वीर वहां की है, जरा दिखाएं और बताएं। जो है गौतम बुद्ध नगर में जो बूथ बने हुए हैं वहाँ पर लगातार हम लोग जो है कवरेज कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि नोएडा विधानसभा में बात करी जाए तो काफी बढ़ चढ़ के इस बात पर जो मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। सुबह की तस्वीर से लेकर अभी तक बात करें, सुबह 6 से 9 तक बीच भी जो लोग हैं, लोगों की लाइन हो गई थी और उसके बाद जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जिस तरीके से 9 बजे तक
नोएडा विधानसभा में लगभग 7% से ज्यादा वोट हो चुकी है। यह कहना गलत होगा कि विधानसभा में लोग काफी जागरूक हैं और इस तरीके से बिल्कुल देखिए अंकित, आप तमाम जानकारी दे रहे हैं और सुबह से ही आप हमें तस्वीरें भी भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह है। नोएडा में भी लगातार वोटिंग जारी है और लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं। और इसी मतदान के बीच एबीपी गंगा ने नोएडा से भाजपा के प्रत्याशी पंकज सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ नोएडा बीजेपी से प्रत्याशी पंकज सिंह जी मौजूद है, जो कि सिटिंग एमएलए भी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। अद्वैत सर, ये बताइए, एक क्वेश्चन है जहन में कि आप पहले से नोएडा के विधायक हैं और दोबारा आप पर विश्वास जता के बीजेपी ने आपको टिकट दिया है, तो जनता आप पर विश्वास इस बार कितना करेगा, आपको क्या लगता है? पूरा विश्वास कर रहे हैं। देखिए, लगातार मैं लोगों के साथ रहा हूं, लोगों के बीच में रहा हूं, चाहे वो कोरोना का वक्त हो, चाहे पूरा कार्यकाल, मैं लगातार लोगों के साथ रहा हूं और लोगों का स्नेह और आशीर्वाद भी खूब मिला है। मैंने पूरे प्रचार में भी देखा है और लगातार लोगों से संपर्क में रहा। सर, नोएडा में बीते कुछ महीने पहले की बात की जाए तो एक बड़ा मुद्दा रहा है किसानों का, जिसको लेकर नोएडा प्राधिकरण में घेराव भी करा गया था, जो 81 गाँव के किसान बैठे थे। तो उस समय किसानों ने काफ़ी नाराजगी भी व्यक्त की थी, तो उसको लेकर आपकी क्या लगता है, किसान इस बार कितना भरोसा करें? देखिए, किसानों की देखिए, जो भी ईमानदारी से आकलन करेगा और जो हमारे अपने जाति और मजहब से अगर उठकर वो देश के बारे में सोचेगा, किसानों के हित के बारे में सोचेगा, वो हर व्यक्ति और वो भाजपा के साथ खड़ा होगा। और वो आंदोलन ये कोई पहली बार नहीं, बल्कि सपा बसपा के समय में भी चला था, लेकिन उन सपा बसपा कांग्रेस के समय में इन किसानों की बातों को कभी किसी ने सुना नहीं। जो यहाँ आंदोलन हुआ उसका आपने देखा होगा, तो मैं वहाँ जब गया हूँ तो समाधान लेकर गया हूँ और 30-35 साल पुरानी समस्या का, आबादी की जो समस्याएं चलती थी, उसका समाधान किया है हम लोगों ने। तो इसीलिए नाराज़गी का कोई सवाल ही नहीं। सर, एक क्वेश्चन और कि आपके इस समय जो कॉम्पिटिटर हैं वह समाजवादी गठबंधन से सुनील चौधरी हैं, वहीं दूसरी तरफ पंखड़ी पाठक हैं कांग्रेस से, तो उनको आप कितना देखते हैं कि वे आप कितने बड़े कॉम्पिटिटर? किसी को भी कहीं पर नहीं देखता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि योगी जी ने। पंकज सिंह नोएडा से प्रत्याशी हैं, सिटिंग विधायक हैं, अपनी जीत का एक बार फिर से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिला क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ की कौन सी सीट हॉट सीट है, ये बताएंगी मेरी सहयोगी दीपा। बिल्कुल प्राची, गौतम बुद्ध नगर जिला इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर जेवर सीट है, जहाँ पर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर किसके बीच में है, जल्दी से वो जान लीजिए। धीरेन्द्र सिंह यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं और दूसरी बार उन्हीं को मौका दिया गया है। साथ में आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो उनको यहाँ पर टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर सीट पर किसके बीच कांटे की टक्कर, वो हमने आपको बता दी है। और यहाँ से मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह लगातार ताल ठोक रहे हैं, जिन्हें भाजपा के बागी और सपा गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टक्कर क्यों है वो भी आपके सामने हम लगातार बता रहे हैं। अवतार भड़ाना भाजपा से बागी होकर के मैदान में उतरे हैं और ये परेशानी का सबब हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर। हालांकि धीरेन्द्र सिंह अपनी मजबूती बार बार दर्शाते रहे हैं। 2017 में भाजपा के टिकट पर मीरापुर से वो जीते थे और उसके बाद अब यहाँ से बागी होकर के वो ताल ठोक रहे हैं। ये चिंता वाली बात जरूर हो सकती है भाजपा और धीरेन्द्र सिंह के लिए। प्राची, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जेवर विधानसभा सीट है और जेवर विधानसभा सीट चर्चा में आई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद। अब क्या कुछ माहौल है ग्राउंड पर, आइए जान लेते हैं। मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। सीधा पहले आपको अलीगढ़ लिए चलेंगे, जहां से रतीश मौजूद है। रतीश, दिखाइए कितना उत्साह है मतदाताओं में, और अब जब मतदान कुछ समय बीत रहा है, एक एक करके घंटा पास हो रहा है, तो कितनी भीड़ अब दिख रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए, अलीगढ़ की कोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्लाइंड स्कूल में मतदान केंद्र इसको बनाया गया है। 8 पोलिंग बूथ हैं। यहाँ पर आपको भीड़ दिखाएं, जबरदस्त उत्साह है मतदाताओं में और जबरदस्त लाइन लगी हुई है, चाहे वो महिलाओं की लाइन हो और चाहे वो पुरुषों की लाइन हो। जबरदस्त लाइन लगी हुई है। 8 बूथ हैं और सभी बूथों पर लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये लाइन बताती है कि मतदाताओं में चुनाव को लेकर के कितना उत्साह है और मतदान का दिन आज है। आज उन्हें अपने
क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका मिला है और लोकतंत्र के महापर्व की ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा सशक्त दिखती है, जहां पर लाइंस में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो अंदर जाएंगे और उसके बाद पोल कर पाएंगे, यानी वोटिंग कर पाएंगे। तो ये उत्साह है कोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस मतदान केंद्र का और यहाँ पर लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। कुछ लोग जो दिख रहे हैं उनसे बात कर लेंगे कि आखिरकार वो पोल करने जा रहे हैं तो क्या सोचा है। बताइए, क्या सोच करके आज यहाँ पर वोट कर रहे हैं और क्या मुद्दों पे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे वही हैं जो कॉमन मैन के होते हैं, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, इन्हीं को जो लोग एम्फसाइज करेंगे इन पर, हम उन्हीं के लिए। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जी यही हमारा, आप बताइए। यही बताइए, कैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगी, कैसे नेता को चुनने आए हैं? कैसे नेता? चलिए आगे बात कर लेते हैं, बात कम करने की। आप बताएंगी कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, कौन से मुद्दे आपके हैं? मुझे नहीं पता, अंदर जाकर पता चलेगा किस पर लागू। अंदर जाकर के पता चलेगा वाकई किसको मत देना है। और जो लोग हैं बगल में जाकर के बात कर लेते हैं। आप अच्छा उधर एक मिनट आप उधर जाने दीजिएगा जरा। भाई साहब, आप बताएंगे कैसा जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए आज? सरकार ऐसी हो जो डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे, बनाए बजाय इसके के साथ नाम बदल दिया, कुछ कर दिया। कोई पब्लिक के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, ना पुलिस में है, ना किसी चीज़ की है, ना एजुकेशन में है, ना किसी किस्म की कोई सुविधाएं नहीं है। लिहाजा मन बना लिया पब्लिक ने कि उसको बदलना ही है। आप बताइए। देखिए, बदलाव की रणनीति इस समय जो बदलाव चाहती है जनता, पूरी तरीके से जो परेशान है हर चीज़ से। मैं किसान हूँ, फार्मर हूँ, गाँव में यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए रहता हूँ। वहाँ साड़ों की हर चीज़ की कई दिक्कतें हैं, खासतौर से फार्मर के सामने, और एजुकेशन की हर चीज़ की पूरी तरीके से। क्या परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं? बदलाव का वक्त है सर, बदलाव का वक्त है, बदलाव का वक्त है। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ में मतदाता किस तरीके से पहुंच रहे हैं, रतीश लगातार आप हमें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हमें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। शक्ति भी फ्रेम में दिख रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम दीपा का रुख करेंगे, जो कि हमें ये बताएंगी कि अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों का समीकरण क्या है वहाँ के पिछले नतीजे। दीपा। बिल्कुल प्राची, लोगों के मुद्दे क्या है वहाँ पर वोटिंग के लिए, वो तो लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के पिछले 3 चुनाव परिणामों को देखते हैं, पूरा जो समीकरण है वो समझ में आ जाएगा। दरअसल 2017 के चुनाव में यहां मोदी लहर का असर दिखा और मोदी लहर का असर दिखने के बाद सभी सीटों पर कमल खिल गया। जबकि 2012 की अगर आप बात करते हैं, वो भी डेटा आपके सामने है, भाजपा का खाता तक यहां पर नहीं खुल पाया था। 4 सीटों पर सपा और 3 पर रालोद का दबदबा यहां पर था। वहीं 2007 का डेटा भी आपके सामने है। देखिए, भाजपा, बसपा और रालोद 2-2 सीट पर जीते थे और 1 सीट सपा के खाते में यहां पर गई थी। लेकिन 2022 का रण और भी चुनौतीपूर्ण यहां पर दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें अलीगढ़ के जातीय समीकरण की, तो वो भी आपको जल्दी से हम समझा दें। निर्णायक भूमिका में 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का मुद्दा यहां पर रखते हैं। चुनावी गणित में 2.5 लाख लोग वोटर्स हैं जो भी निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा सभी सीट पर मुस्लिम और जाट वोटर अहम भूमिका में यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा हार जीत में अहम 2 लाख जाट मतदाता हैं। दलितों पर भी सियासी दलों की पैनी नजर यहां पर रहती है। देखिए, हार जीत में अहम 2 लाख जो जाट वोटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दलितों पर सियासी दलों की निगाहें लगातार रही, हमने देखा 5 सालों के दरमियान।